हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो फर्स्ट 5 लेक्चर होगा क्लास 11th अकाउंटेंसी का वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और आज हम लोगों का 5th लेक्चर है और ये हम लोग यूट्यूब में इसको अपलोड कर चुके हैं। अब इसके आगे के लेक्चर्स के लिए बच्चों आपको हम लोगों का लिंक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 9693108181 में कॉल करना होगा। ये जो नंबर है 9693108181 इसमें कॉल करना होगा और इसके बाद आपको आने वाले क्लासेस के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और फिर आप मेरा आगे का क्लासेस वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। आइए आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस नए चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर और इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे बच्चों आप लोग मैथ्स में सुने होंगे लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब मैथमेटिक्स में वाला टर्म है, मैथमेटिक्स में दिया गया टर्म है। अपने अकाउंटेंसी में भी एक टर्म है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल को बच्चों हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं और ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। कैपिटल को बच्चों हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं और साथ ही साथ क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। व्हाट अबाउट लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज को ना क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोला जाता है। क्रेडिटर्स को हम लोग लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोलते हैं। एंड व्हाट अबाउट एसेट? इसको हम लोग टोटल इक्विटी भी बोलते हैं। तो दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बच्चों आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी का क्लास पढ़ चुके हो, इसीलिए अब आपको पता है व्हाट इज एसेट, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज लाइबिलिटी। अब आप देखना उस चैप्टर का हम लोग को कितना फायदा होगा इस चैप्टर में, क्योंकि उस चैप्टर में हम लोग डिटेल में अच्छे से समझ चुके हैं कि किसको एसेट बोलते हैं, किसको कैपिटल बोलते हैं, किसको लाइबिलिटी बोलते हैं। और उसका रेफरेंस जब यहां पर हम लोग यूज करेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। तो एसेट का दूसरा नाम क्या है? टोटल इक्विटी। कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नेटवर्थ और ओनर इक्विटी। ये तो हमने वहां डेफिनेशन में भी लिखवाया था। व्हाट अबाउट लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिटर्स इक्विटी, है कि नहीं? नाउ हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं ना तो उसके पीछे कुछ थ्योरम्स होता है, कुछ थ्योरीज होता है। ठीक है, जैसे जब आप लोग मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स का कुछ थ्योरम्स हुआ करता था, वैसे ही अकाउंट्स में भी, अकाउंटेंसी में भी कुछ कुछ थ्योरम्स है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में कुछ क्लास के बाद पढ़ेंगे, है ना। वो थ्योरी है और वो जो थ्योरम्स है वो भी जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें एक थ्योरम है जिसका नाम है, उसमें एक थियरी है, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस कॉन्सेप्ट में ये बात लिखा हुआ है कि जब आप अकाउंटिंग करते हो, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो ओनर और बिजनेस, इन दोनों को दो सेपरेट पर्सन मानो। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो ओनर और उसके बिजनेस, इन दोनों को दो अलग अलग सेपरेट पर्सन मानो। और जब अकाउंटिंग करते हो, अगर ओनर्स का अकाउंटिंग कर रहे हो तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करो, और अगर बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करो। अगर आप इस पर्टिकुलर ओनर का अकाउंटिंग कर रहे हो तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करो, और अगर बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करो। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि रियलिटी में ओनर और बिजनेस तो एक ही होता है, इन रियलिटी बोथ आर सेम। ठीक है, क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट और हम दोनों क्या है? सेम है।
बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग पर्सन है और क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट एक अलग पर्सन है। तो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, और हम लोग बच्चों अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इन जनरल हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो एक बिजनेस में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, ये है ओनर और ये है इसका बिजनेस। क्या चीज का बिजनेस है? मान लो ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। ये जो ओनर है एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है जिसका नाम है ग्रोसरी शॉप। ये क्या करेगा? इसमें कुछ फंड इंट्रोड्यूस करेगा, इसमें कुछ पैसा डालेगा, कैश डाला, तो पता है वो ग्रोसरी शॉप उसको क्या बोलेगा? कैपिटल। ग्रोसरी शॉप उसको क्या बोलेगा? कैपिटल। ओनर क्या किया? अपने पास से रुपया दिया, किसको? ग्रोसरी शॉप को, और ग्रोसरी शॉप उसका नाम क्या दे रहा है? कैपिटल। याद करो कैपिटल का डेफिनेशन यही पढ़े थे, द फंड इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर टुवर्ड्स हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। तो ये ग्रोसरी शॉप के लिए क्या है? कैपिटल है। अब ग्रोसरी शॉप के पास जो ये रुपया आया, इस रुपये से सबसे पहले ग्रोसरी शॉप क्या करेगा? इससे सबसे पहले एक फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर करेगा। क्या एक्वायर करेगा? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या एक्वायर करेगा? शॉप अक्वायर करेगा, फर्नीचर वगैरह खरीदेगा, अगर मशीन्स वगैरह का जरूरत है तो वो सब खरीदेगा। तो जैसे ही ओनर बिजनेस में फंड डाला, बिजनेस उसको नाम दिया कैपिटल, और बिजनेस सबसे पहले उस कैपिटल से क्या करेगा? फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर करेगा। बच्चों अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हम आपको बोले भी थे, क्या बोले थे? कि जनरली हमारे पास पैसे की कमी होती है, हम लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। तो मेरे पास जितना रुपया था, हम क्या किए? कैपिटल से फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर कर लिए। ये जो ग्रोसरी शॉप था ये क्या किया? कैपिटल से फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर कर लिया। अब देखा जाए तो और भी पैसे की जरूरत है, देखा जाए तो और भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि अभी तो क्या है, दुकान खुले हैं, ठीक है, फर्नीचर वगैरह लगवाए हैं। अब देखा जाए तो दुकान में माल भी भरना है, तो अभी और पैसे की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो ग्रोसरी शॉप है वो क्या करेगा? वो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सबसे क्या करेगा? उधार मांगेगा। ये जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सबसे उधार मांगेगा। तो मान लो कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव से लोन मिल गया, और भी पैसा घट रहा है तो बैंक से लोन मिल जाएगा। तो होगा क्या कि फर्दर ग्रोसरी शॉप लोन मैनेज करेगा, ठीक है। ग्रोसरी शॉप क्या करेगा? लोन मैनेज करेगा, फ्रेंड्स रिलेटिव से मांगकर ये लोन मैनेज किया जाएगा, और फिर इस लोन से अदर रिक्वायर्ड एसेट्स खरीदा जाएगा। ये जो उधार का पैसा आया, इससे क्या करेंगे? अदर रिक्वायर्ड एसेट्स खरीदेंगे। तो देखो बच्चों क्या हुआ, ये कैपिटल था और लोन क्या है? लायबिलिटी। तो कैपिटल और लायबिलिटी आया, और इससे क्या बन गया? टोटल एसेट्स। हेंस प्रूव्ड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हेंस प्रूव्ड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखो बच्चों, ओनर क्या किया? बिजनेस में फंड डाला, ठीक है। ऑल्दो ये बिजनेस चला कौन रहा है? ये ओनर ही चला रहा है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ओनर के हिसाब से बात करेंगे, सॉरी बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किसके हिसाब से बात करेंगे? बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे। तो बिजनेस के पास जो रुपया आया, बिजनेस उसको क्या नाम दिया? कैपिटल। अब इस कैपिटल से सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर किया जाएगा, शॉप अक्वायर करेंगे, फर्नीचर अक्वायर करेंगे, और हम लोग का पैसा इतने में सपोज खत्म हो गया। पर खाली शॉप खोलने से काम नहीं होता है, हम लोग को उसमें माल भी भरना है कि नहीं, और भी जो चीज घट रहा है वो सब जरूरत का सामान लाना है। तो उसके लिए क्या किए? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सबसे उधार का जुगाड़ किया गया, ठीक है। तो जो उधार का पैसा आया, दैट इज लोन, उससे क्या किए? अदर रिक्वायर्ड एसेट्स कर दे, है कि नहीं। तो ये जो कैपिटल और लोन था, इससे क्या हुआ? टोटल एसेट क्रिएट हुआ, यानी कैपिटल और लोन क्या था? लायबिलिटी। तो कैपिटल और लायबिलिटी मिलकर क्या क्रिएट किया? टोटल एसेट। आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, इसको बोला जाता है सोर्सेज ऑफ फंड, इसको बोला जाता है सोर्सेज ऑफ फंड, और इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। लेफ्ट साइड में इसको बोला जाता है सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। यहां पैसा आया और आकर यहां लग गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहां से पैसा आया और यहां के पैसा लग गया। तो देखा जाए बिजनेस में ओनर के द्वारा दिया गया कैपिटल था, इस कैपिटल से फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किया गया, फिर इस बिजनेस को लोन मिला, ठीक है, फ्रेंड, रिलेटिव्स, बैंक से, उस लोन से अदर रिक्वायर्ड एसेट खरीदे,
तो कुल मिलाकर क्या हुआ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी से टोटल एसेट क्रिएट हो गया। यानी यहां से पैसा आया और यहां पैसा गया, यहां से पैसा आया, यहां से पैसा गया। दैट्स वाई कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, हेंस प्रूव्ड कि ये फॉर्मूला सही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बोलो बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और ये लर्न भी करना है क्योंकि आप लोग के एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसको इधर उधर करके पूछता है। इधर उधर करके सपोज आपको ऑप्शन में दिया रहेगा लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये भी ऑप्शन में रह सकता है। जैसे आपसे पूछेगा अकाउंटिंग इक्वेशन इज और आपको 4 ऑप्शन देगा, तो ऐसा नहीं कि आपको एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी सीधा सीधा दे देगा, इसको तोड़ मड़ोड़ के भी दे सकता है। आपको ऑप्शन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी दे दिया तो वो टिक कर दोगे, या फिर उसकी जगह ये दे देगा लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, या फिर आपको ऑप्शन में दे देगा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आप ये वाला याद कर लो और फिर देख लेना कि ऑप्शन में कौन सा तोड़ मड़ोड़ के दिया हुआ है। अगर यही दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, तोड़ मड़ोड़ के दिया हुआ है तो वो वाला देख लेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट का मतलब क्या होता है, टोटल इक्विटी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ या ओनर इक्विटी। और लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर इक्विटी। कैसे बना ये फॉर्मूला, उसका लॉजिक ये रहा, ओनर ने बिजनेस में फंड डाला, जो फंड डाला गया वो बिजनेस उसको क्या बोल रहा है, कैपिटल। इस कैपिटल से सबसे पहले फिक्स एसेट्स एक्वायर किया गया, शॉप है ना, फर्नीचर्स, ये सब तैयार किया गया। उसके बाद पैसा घट गया, तो फर्दर जो पैसा घटा उसको क्या किए, बैंक से, फ्रेंड से, रिलेटिव से मैनेज किए, दैट इज कॉल्ड एज लोन। और फिर इस लोन से क्या किए, अदर रिक्वायर्ड एसेट खरीदे, है कि नहीं। तो कैपिटल और लायबिलिटी इन दोनों से बनाकर क्या क्रिएट हुआ, टोटल एसेट। यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड, यहां से पैसा आया एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, इस पैसे को यहां लगाया गया, तो दिस इज सोर्स ऑफ फंड एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। दैट्स व्हाई कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, हेंस प्रूव्ड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप इसको बच्चों अपने लैंग्वेज में कॉपी कर लो। चलो बच्चों, अब इस चैप्टर में करना क्या है, हम लोगों को बहुत सारा सम्स बनाना है, ठीक है। लेकिन हम अभी आप लोगों को अपने पास से सेल्फ इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स करवाएंगे। अराउंड 20 to 25 एग्जांपल्स केस हम खुद क्रिएट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको समझना है कि इस चैप्टर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आइए सॉल्व किया जाए। पहले हमको बोर्ड पे ड्रॉ कर लेने दो, फिर हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। सुनो बच्चों, आपको क्या करना है, आप अपना कॉपी हॉरिजॉन्टल रखे हुए होंगे, कॉपी को वर्टिकल कर लो।
टिल्ट कर लो, वर्टिकल कर लो, तो आपका कॉपी इस तरीके से थोड़ा लंबा हो जाएगा और इस तरीके का आपको फॉर्मेट लेना है। ठीक है, ये पहला कॉलम है सीरियल नंबर और डेट। क्वेश्चन में सीरियल नंबर बोलेगा तो सीरियल नंबर लिख लेंगे, डेट बोलेगा तो डेट लिख लेंगे। ये थोड़ा सा चौड़ा सा रहेगा, इसका नाम रहेगा पर्टिकुलर्स या ट्रांजेक्शन। आप यहां पे पर्टिकुलर्स या ट्रांजेक्शन कुछ भी लिख सकते हो। यहां लिखे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी और फिर यहां पर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से फिल करेंगे। तो इस तरीके का आपको फॉर्मेट लेना है। तो आप एक पेज में ये वाला फॉर्मेट ले लो। ठीक है, उसके बाद तकरीबन हम लोग को ये जो सेल्फ इलस्ट्रेट एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे, इसमें अराउंड हम लोग का कम से कम 4 पेज कम से कम लगेगा, 4 से 5 पेज लगेगा। तो आफ्टर 4 पेजेस आप जाकर लिखो, मतलब आप एक फ्रेश पेज में ये स्टार्ट किए हो। ठीक है, तो 4 पेज के बाद आप जाकर लिखना फ्रेश पेज में, 5वें पेज में, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, ये 5वें पेज में लिखना। और यहां हम आपको वो ज्ञान का बात बताएंगे जो पूरा का पूरा क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी में एप्लीकेबल रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड में या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बोल लो, इसको पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बोलो या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बोलो, जो भी बोलना है बोलो। इसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे और वो पॉइंट्स ऐसा है जो आपको पूरा इंटायर अकाउंटेंसी के लिए ये बात याद रखना है। नॉट ओनली 11th 12th, पूरा का पूरा ये अकाउंटेंसी का बेसिक ज्ञान है। ठीक है, जैसे हम आपको कुछ बताए थे, डेफिनेशन क्लासेस में बताए थे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो वैसे ही करके यहां पर कुछ हम लोग का अजम्पशंस है, वो हम आपको यहां पर लिखवाएंगे। ठीक है, और वो अजम्पशंस जो है वो केवल क्लास 11th के लिए या पर्टिकुलरली वो चैप्टर के लिए नहीं है, वो पूरा का पूरा इंटायर अकाउंटेंसी के लिए। कि आप क्लास 11th 12th इसके आगे अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, सीए सीएमए सीएस कुछ भी पढ़ाई करते हो, एमबीए करते हो, कोई भी तरह का आप पढ़ाई करते हो और अकाउंटेंसी आप वहां पर पढ़ते हो, तो ये बेसिक ज्ञान है जो वहां एप्लीकेबल होगा पूरे के पूरे अकाउंटेंसी में। तो आप लोग 4 से 5 पेजेस का ये फॉर्मेट लेना। तो अभी तो फिलहाल आप फर्स्ट पेज में ये वाला फॉर्मेट लो। ठीक है, और 3 पेज का जगह छोड़ दो और उसके बाद फ्रेश पेज में पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड लिखो। करो जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। दूसरी बात, एक चीज और सुन लो मेरा बात पहले, वो ये कि चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटेंसी भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखोगे, बच्चा वाला कॉपी नहीं रखना है। जो छोटा वाला कॉपी होता है ना, जो स्कूल लाइफ में आप रखते थे, वो कॉपी नहीं रखना है। इसका कॉपी थोड़ा बड़ा वाला होना चाहिए, रजिस्टर टाइप का जो कॉपी होता है, फुल लेंथ का जो कॉपी होता है, वो लेना होगा। दूसरी बात कि जो स्केल होता है, ये भी आपका वन ऑफ द वेपन है। ठीक है, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में स्केल का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो पेन तो चाहिए ही, कॉपी भी कौन सा बड़ा वाला चाहिए और स्केल चाहिए। तो ये सब चीज आप मेंटेन करोगे। ठीक है, और फॉर्मेट वगैरह हाथ से नहीं खींचना है। ठीक है, इट इज एब्सर्ड। प्रॉपरली आप स्केल यूज करोगे, प्रॉपर लोगे, ताकि देखने में भी सुंदर लगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो आर्ट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर हम आपको रियल अकाउंटेंसी बताएंगे। तो उसमें बोलेंगे अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो आर्ट मीन्स व्हाट, प्रेजेंटेशन। हमारा प्रेजेंटेशन सुंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना कुछ करो, ये वाला फॉर्मेट ले लो। ठीक है, और 4-5 पेज के बाद पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड लिख लो। ठीक है, चलिए कॉपी करिए जल्दी से फॉर्मेट लीजिए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ना। बच्चे जब आप छोटे थे, छोटे तो अभी भी हो, है ना, लेकिन जब बहुत ज्यादा छोटे थे,
तो आप लोग मैथ्स के साथ मेंटल मैथमेटिक्स बोलकर एक और एड ऑन बुक पढ़ते थे। मैथ्स के साथ मेंटल मैथमेटिक्स पढ़ते थे। तो मेंटल मैथमेटिक्स में क्या होता था कि आपको मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट्स होता था, जो उसका अप्रोच होता था, प्रोसेस होता था, उसका आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाता था, है कि नहीं? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको पहली बात ये क्लियर कर देते हैं। इट इज लाइक मेंटल मैथमेटिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, इससे आपका ब्रेन इस तरीके से डेवलप होगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन, ठीक है, अगर बिजनेस में कोई तरह का लेन देन होता है तो क्या आता है क्या जाता है, आप इस चैप्टर से वही सीखोगे। ऑल्दो इसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि ये हम लोग फालतू पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 8 से 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी 4 से 6 मार्क्स का आता है ये चैप्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो इट इज लाइक मेंटल मैथमेटिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये आपका दिमाग डेवलप करेगा कि अगर ये एक्टिविटी है, ये ट्रांजेक्शन है, तो इसका ये इंपैक्ट होगा, ठीक है। पर इसको आप रियल अकाउंटिंग मत मानना, इसके बाद रियल अकाउंटिंग शुरू होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, मान लो क्वेश्चन में बोला है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस्ड बोलेगा या स्टार्ट बोलेगा, है ना। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपया। मान लो क्वेश्चन में बोलता है 1 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या करोगे? अगर बिजनेस में 1 लाख रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? बिजनेस में कैश आएगा, और किस रूप में आएगा? कैपिटल के रूप में आएगा। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे 1 लाख रुपए से, तो बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश इज एन एसेट। कैश क्या है? एसेट है। और किस नाम से आएगा? कैपिटल के नाम से आएगा, तो यहां हो जाएगा कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश आया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का कैपिटल आया, है कि नहीं? अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो चलो एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। ओपन द बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में बोलेगा ओपन द बैंक अकाउंट, या फिर मान लो क्वेश्चन में बोला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो दोनों का इंपैक्ट सेम है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या फिर बोलेगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप बोलोगे बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हो, तो बैंक अकाउंट ओपन कराने का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए कि मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए, पर साथ साथ में रुपए भी तो देना पड़ेगा। तो ओपन द बैंक अकाउंट और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मान लो आप 10,000 रुपीज से बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हो, तो बताओ क्या होगा? अपने ऊपर लेकर सोचो तो आपको समझ में आएगा। आपको यही सब याद करना है। आपको क्या याद करना है कि बिजनेस स्टार्ट करते तो कैश आता है, कैपिटल आता है। आपको ये याद करना है। आपको ये सब अमाउंट थोड़ी याद करना है। आपको क्या याद करना है कि बिजनेस कमेंस विद कैश होगा तो कैश आएगा, कैपिटल आएगा। आपको ये याद करना है। उसी तरीके से अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे, अपने ऊपर फील करके देखो, अपने ऊपर अप्लाई करो। अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो क्या होगा? कैश जाएगा, बैंक बैलेंस आएगा, कैश जाएगा और बैंक बैलेंस आएगा, तो क्या होगा? 10,000 रुपीज से कैश जाएगा, 10,000 रुपीज से कैश जाएगा, और 10,000 से बैंक बैलेंस आएगा। और बैंक बैलेंस क्या होता है? असेट होता है। अदर थिंग विल रिमेन सेम। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद आप न्यू इक्वेशन बनाओगे कि इस ट्रांजैक्शन के बाद अब क्या पोजीशन है। 90,000, 10,000, 1 लाख। बच्चों, अकाउंट्स में अगर किसी चीज को डिडक्ट करना होता है ना, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। आप ये जो 10,000 ब्रैकेट में देख रहे हो ना, अपने कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो 10,000 से कैश गया और 10,000 से बैंक बैलेंस आया, तो 10,000 सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया? ब्रैकेट में दिखा दिए फिगर को, और 10,000 क्या हो गया? बैंक बैलेंस हो गया। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको पोजीशन देखना है कि एलएचएस और आरएचएस सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब आपका पहले 1 लाख रुपए का कैपिटल था इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ये जो 1 लाख रुपए का कैपिटल था, ये स्प्लिट हो गया। अब ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, 90,000 का कैश और 10,000 का बैंक। थर्ड ट्रांजैक्शन, purchased fixed assets ₹50,000। हम 50,000 रुपए का फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं।
तो बच्चों अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, अगर आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हो 50,000 रुपए का, आप 50,000 रुपए का कोई मशीन खरीदे या फर्नीचर खरीदे तो क्या होगा? ठीक है, हमको उससे पहले आप ये बताओ कि ये जो फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो ये कैसे खरीद रहे हो? आई मीन कैश में खरीद रहे हो कि उधार में खरीद रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज फिक्स एसेट्स, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है परचेज फिक्स एसेट्स और क्वेश्चन साइलेंट है। तो पहले तो वो ये बताओ कि ये जो फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं ये कैश ट्रांजैक्शन है कि उधार वाला ट्रांजैक्शन है? सोचो। चलो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। वो जो 4 पेज के बाद जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर या पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड लिखे हो वहां आ जाओ। ठीक है, देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि परचेज सेल जो हो रहा है वो कैश में हो रहा है कि क्रेडिट में हो रहा है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये काम कैश में हो रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आप कुछ भी परचेज कर रहे हो या कुछ भी सेल कर रहे हो, क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा है कि वो कैश में कि उधार में, तो उस केस में हम लोग उसको क्या मान लेंगे? कैश ट्रांजेक्शन मान लेंगे। तो पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड में पॉइंट नंबर 1 लिखो, इफ एनीथिंग परचेज्ड और सोल्ड एंड क्वेश्चन इज साइलेंट। कहां लिखोगे? पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड में। इफ एनीथिंग परचेज और सोल्ड एंड क्वेश्चन इज साइलेंट, whether it is cash purchase, whether it is in cash or credit, then we will assume it in cash। मान लेंगे ये काम कैश ट्रांजेक्शन है। अगर कुछ भी परचेज और सेल कर रहे हो और क्वेश्चन साइलेंट है, आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं बता रहे हैं, तो आप क्या अज्यूम करोगे? आप ये अज्यूम करोगे कि वो कैश में। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करते हैं हम आपको, है ना? एग्जाम्पल से जस्टिफाई करते हैं। लिख लो जल्दी से। इफ एनीथिंग परचेज्ड एंड ऑब्लिक और सोल्ड and question is silent whether it is cash or credit, it is in cash or credit, then we will assume it in cash। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, है ना? आपको बोला परचेज्ड मशीन, या आपको बोला परचेज्ड मशीन फॉर कैश, और यह आपको बोला परचेज्ड मशीन फ्रॉम एक्स फॉर कैश। तो देखो परचेज मशीन लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या मानोगे? कैश में खरीदे। पॉइंट नंबर 2 और 3 में तो चीख चीख के बोल रहा है परचेज मशीन फॉर कैश, तो बोल ही रहा है कैश में खरीद रहे, और 3 में भी बोल रहा है कैश में खरीद रहे, तो ये क्या हो जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे पकड़ेंगे? क्वेश्चन में ऐसे बोलता परचेज्ड मशीन ऑन क्रेडिट, तो क्वेश्चन तो चीख चीख के बोल रहा है उधार में खरीद रहे, या क्वेश्चन बोलता है परचेज्ड मशीन फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, तो भी क्या है? ये क्रेडिट परचेज है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे बोलता परचेज्ड मशीन फ्रॉम एक्स, नाम बता दिया, जिनसे आप खरीद रहे हो उसका नाम बता दिया। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 कोई कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में मेंशन कर दिया है कि कैश में खरीद रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 में भी मेंशन कर दिया है कि कैश में खरीद रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में बोल दिया है क्रेडिट, कोई कंफ्यूजन नहीं है 4 और 5 में। बात पड़ता है पॉइंट नंबर 1 और 6 में कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब क्या करना है।
अगर बोला परचेज मशीन, किससे खरीद रहे हैं, सप्लायर का नाम नहीं बता रहा है, तो क्या मान लिए, कैश। लेकिन अगर बोला परचेज मशीन फ्रॉम एक्स, सप्लायर का नाम बता रहा है और क्वेश्चन चुप है, तब इस केस में क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ध्यान से समझ लो बच्चों, अगर यहां पर फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोल दिया, तो ये पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 में तो कोई दम ही नहीं है, क्वेश्चन ही चिक चिक के बोल दिया कैश है कि क्रेडिट है, तो अपने क्या टेंशन ले, है कि नहीं। बट द थिंग इज कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज मशीन बस, और क्वेश्चन चुप है, मतलब कोई भी फिक्स एसेट्स का नाम लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी, कोई भी फिक्स एसेट्स का नाम लिखा हुआ है। खैर हम तो आपको बोले कुछ भी परचेज और सेल कर रहे हो, हम पॉइंट नंबर 1 में आपको नोट में क्या लिखा है, इफ एनीथिंग परचेज और सेल। ये केवल फिक्स एसेट्स के लिए फंडा नहीं है, कुछ भी गुड्स के लिए भी यही फंडा है, स्टॉक के लिए भी यही फंडा है। तो अगर आपको लिखा हुआ है परचेज मशीन और क्वेश्चन साइलेंट है, बस इतना बताया खरीदे नहीं, तो मान लेंगे कैश में खरीदे, और बाकी कैश क्रेडिट बोल दिया तो टेंशन है नहीं। और अगर लास्ट में बोला है परचेज मशीन फ्रॉम एक्स, सप्लायर का नाम बता रहा है कि आप किससे खरीदे, तो अगर नाम बता दिया, ठीक है, और क्वेश्चन चुप है, नाम बता दिया और क्वेश्चन चुप है, तो क्या मानोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, कि कैश क्रेडिट बोल दे तब तो फिर टेंशन ही नहीं, जहां कैश बोलेगा कैश है, जहां क्रेडिट बोलेगा क्रेडिट है। लेकिन अगर सप्लायर का नाम दिया हुआ है तो फिर क्रेडिट हो जाएगा, और सप्लायर का नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर कैश हो जाएगा। कॉपी। तो ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड में आप पॉइंट नंबर 1 लिखे, इफ एनीथिंग परचेज और सोल्ड, और क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर नहीं कि आप जो परचेज और सेल कर रहे हो वो कैश में है कि क्रेडिट में है, तो हम क्या मानेंगे, कैश में मानेंगे। लेकिन ये वाला एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, है ना, कि अगर आप परचेज कर रहे हैं और सप्लायर का नाम नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैश मान लेंगे, और सप्लायर का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट मान लेंगे। सेम सेल के केस में भी यही होता है, क्वेश्चन अगर बोलते सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर क्रेडिट, तो फिर टेंशन ही नहीं है। पर क्वेश्चन में सिंपली सेल बोला और क्वेश्चन साइलेंट है, तो मानेंगे कैश सेल। पर मेरे कस्टमर का यानी मेरे डेटर्स का नाम बता रहा है, मेरे कस्टमर का नाम मेरे डेटर्स का नाम बता रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो फिर क्या मानेंगे, क्रेडिट सेल। तो फिर क्या मानेंगे, क्रेडिट सेल। तो नाम का खेल है बॉस। तो यहां करना क्या है, अगर क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट बोल दिया है तब तो टेंशन ही नहीं है, पर अगर सोल्ड गुड्स या सोल्ड मशीन बोला है और क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश मान लेंगे। लेकिन जिसको बेच रहे हैं कस्टमर का नाम दिया हुआ है एंड क्वेश्चन साइलेंट है, तो फिर क्रेडिट सेल मानेंगे। तो बच्चों 50,000 रुपए का फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, फिल करो क्या होगा, फिक्स एसेट्स आएगा और कैश जाएगा। और ये ऊपर से 0 फिल करोगे, अदर थिंग विल रिमेन सेम। कॉपी कर लो बच्चों। आप लोगों को अमाउंट याद नहीं करना है, आप लोगों को बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है।
बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश आएगा, कैपिटल आएगा, आप ये लर्न करोगे। कैश विल इंक्रीज, कैपिटल विल इंक्रीज। अगर बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होगा, कैश विल डिक्रीज, बैंक विल इंक्रीज। आपको ये लर्न करना है। अगर फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैश विल डिक्रीज, फिक्स एसेट्स विल इंक्रीज। आपको ये सब याद करना है। और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में तुम आपको बोली दिए क्या याद करना है, वो तो आपको पूरा एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर समझा दिए। पॉइंट नंबर 4, तो बच्चों हम लोग क्या किए, बिजनेस में कैश डाले और बिजनेस में वो कैपिटल के रूप में आया और फिक्स एसेट्स खरीद लिए। अब क्या करेंगे, और पैसा चाहिए, लोन ले लेते हैं। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, सपोज 1 लाख रुपए। हम 1 लाख रुपए क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक से 1 लाख रुपए हम लोग लोन ले लेते हैं। अब क्या करें, अप्लाई करो अपने ऊपर। बच्चों बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा। बोलो, बैंक से अगर लोन लेंगे तो 1 लाख रुपए का कैश आएगा। बोलो, कभी नहीं। अगर आप बैंक से लोन लोगे ना तो कभी कैश नहीं मिलेगा। हम आपको लास्ट क्लास में जब बैंक लोन, कैश क्रेडिट, ओडी ये सब पढ़ा रहे थे तो बताए थे आपका सेपरेटली एक लोन अकाउंट खुलवाया जाता है और पैसा उसमें ट्रांसफर किया जाता है। मतलब ये पैसा कहां आएगा, बैंक अकाउंट में। आप बैंक से लोन ले रहे हो तो ये पैसा कहां आएगा, आपके लोन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। तो अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लोगे तो आपका बैंक बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा, 1 लाख रुपए से। आपका बैंक बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा, 1 लाख रुपए से। और बैंक लोन क्या है मेरा, लाइबिलिटीज। डेफिनेशन क्लासेस में पढ़ाए थे हम। देखो डेफिनेशन क्लासेस को हम कैसे यूज कर रहे हैं यहां पर। और आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आप ऑनेस्टली डेफिनेशन क्लासेस को पढ़े हो। अगर हम ये डे 1 में अगर ये चैप्टर स्टार्ट कर देते ना तो आपका पढ़ाई से भरोसा ही उठ जाता। तो 1 लाख रुपए का लोन लिए हैं तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, तो 1 लाख रुपए से क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये मेरा लाइबिलिटी है कि नहीं, बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी। तो इस तरफ बैंक लोन आएगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। बाकी जो भी खाली जगह रहेगा ना उसमें 0 0 0 0 भर देना है। कॉपी कर लो बच्चों। नेक्स्ट, अब क्या करें, दुकान खुल गया, फिक्स एसेट्स भी बसा लिए, है ना, लोन भी ले लिए। अब बाकी का सामान भरिए, माल खरीद के लाइए, तब तो माल बेचिएगा। परचेज गुड्स, बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक। देखो बच्चों, इनिशियल क्लासेस में अगर क्वेश्चन में चेक बोलेगा तो हम लोग तभी बैंक वर्ड यूज करेंगे, है ना। जैसे ये चेक से पेमेंट किया जा रहा है। अगर यहां क्वेश्चन में बोलता है ना परचेज गुड्स, तो हम लोग को तो पता है कुछ भी परचेज करेंगे, सेल करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो वो कैश होगा। तो फिर हम लोग क्या मानते हैं कि कैश देके माल खरीदें, है कि नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशली चलाकर चेक वर्ड बोल दिया या बोला ऑनलाइन ट्रांसफर करके आप सामान खरीद रहे हो, है ना, तो उस केस में फिर क्या करेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसको मानेंगे, बैंकिंग ऑपरेशन मानेंगे। तो चेक वर्ड जरूर देखना। तो परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक, मान लो आप क्या कर रहे हो, 70,000 का सामान खरीद रहे हो। कितने का सामान खरीद रहे हो, 70,000 का। तो क्या होगा, 70,000 से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 70,000 से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और 70,000 से स्टॉक आ जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, स्टॉक कितने का, 70,000 का।
है कि नहीं। और 70,000 से मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अदर थिंग विल रिमेन सेम। अदर थिंग विल रिमेन सेम। कॉपी कर लो बच्चों। आप लोग क्या ना बच्चों इसको कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट पेज में, है ना। हम ऊपर से मिटा दे रहे हैं। तो आ जाओ, हम लोग का न्यू इक्वेशन क्या होगा। कैश तो 40,000 रहेगा, बैंक 70,000 घट के 40,000 हो जाएगा, फिक्स एसेट्स 50,000 हो जाएगा, स्टॉक 70,000 हो जाएगा, कैपिटल 1 लाख है और बैंक लोन 1 लाख है। बोथ साइड एलएचएस आरएचएस से माना चाहिए। देखो 2 lakhs बोथ साइड आ रहा है। पॉइंट नंबर 6, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर ₹65,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों, 40,000 का माल हम 65,000 रुपए में बेच रहे हैं। 40,000 का माल हम 65,000 में बेच रहे हैं। अगर 40,000 का माल 65,000 में बेचेंगे तो क्या होगा, फील करो। सर 40,000 का माल अगर आप 65,000 में बेचेंगे तो रुपया आएगा 65,000। डन। तो 65,000 से रुपया आ गया। ठीक है, 40,000 का माल 65,000 बेचे तो 65,000 का रुपया आ गया। माल कितने का जाएगा, 40,000 का। तो 40,000 का स्टॉक चला गया। डिफरेंस का जो 25,000 है, 25,000 जो कमाए बच्चों, जो मेरा कमाई आया 25,000 रुपए, वो क्या होगा, वो मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा। हम जो भी पैसा कमाते हैं या गंवाते हैं, हम जो भी पैसा कमाते हैं या फिर गंवाते हैं, वो कहां जाता है, कैपिटल में। तो ये आएगा 1,05,000, 40,000, 50,000, 30,000, 1,25,000 एंड 1 लाख। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग 6 ट्रांजेक्शन कर लिए हैं। बिजनेस स्टार्ट किए थे 1 लाख रुपए से, अभी देखो 2,25,000 का बिजनेस हो गया है ना। बिजनेस मेरा ग्रो कर रहा है। और देखो ये पैसा क्या है, इन सब चीज में स्प्लिट हुआ हुआ है, इन सब चीजों में स्प्लिट हुआ हुआ है। ये 2,25,000 रुपए देखो यहां पर स्प्लिट हो रखा है। मतलब कैश, बैंक, फिक्स एसेट्स एंड स्टॉक, माई कैपिटल एंड लोन बैलेंस representing what, cash, bank, fixed assets and stock। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, sold goods costing ₹10,000 for 3,000। बोलो बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या, 10,000 का माल हम 3,000 में बेचे, हो सकता है। डैमेज गुड्स होगा, अरे गुड्स डैमेज हो गया होगा, अब वो मेरा बर्बाद जा रहा है, किसी तरीके से हम क्या किए, बेच दिए। $10,000 का माल 3,000 में बेचे, अब देखो क्या होगा, स्टॉक जाएगा कितने का, 10,000 का, पर आएगा कितना, 3,000। और जो 7,000 का नुकसान हुआ, कमाई देखो कैपिटल बढ़ाया था, अभी क्या बोले, कमाओगे तो कैपिटल बढ़ेगा, गंवाओगे तो कैपिटल घटेगा। तो 7,000 से क्या हो जाएगा, कैपिटल रिड्यूस, अदर थिंग विल रिमेन सेम।
एंड दिस इज न्यू इक्वेशन। कॉपी कर लो बच्चों। पॉइंट नंबर 8, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹12,000 या फिर लेट से 2,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या था? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर याद आ रहा है, बोल नहीं पा रहे। क्या था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर? अरे हाँ बोलो सर, अरे हाँ बोलो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या था सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़े थे कि वो सारे का सारा खर्चा जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा नहीं था, वो क्या था? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो बच्चों, डेफिनेशन क्लास का इंपॉर्टेंस। एक्सपेंसेस का मतलब हम क्या बताए थे? वो खर्चा जिसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे इंकर करते हो ताकि बेनिफिट भी हमको उसी समय मिले। हमको एक बात बताओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम बोल सकते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली वो सारे का सारा खर्चा जो प्रोडक्शन, परचेज और फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जो मेरा सेल्स का खर्चा है वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब देखो, जब माल बेचे थे तो उससे पैसा कमाए, पैसा कमाए तो प्रॉफिट से क्या हुआ? मेरा कैपिटल बढ़ा। अब एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या था? वो खर्चा जिसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे इंकर करते हैं ताकि बेनिफिट भी हमको उसी समय मिले। तो जब हमको बेनिफिट मिला तो हम अपने कैपिटल को बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? अब जब ये खर्चा किए तो क्या करेंगे? कैपिटल से घटाएंगे, क्योंकि जब इस खर्चे के मदद से आप बेनिफिट कमाए तो बेनिफिट को आप कैपिटल में जोड़े। जब आप इस खर्चे के दम पे बेनिफिट कमाए तो उस बेनिफिट को कहां किए? कैपिटल में ऐड किए। तो आज इस खर्चे को कहां घटाएंगे? इसी कैपिटल से घटाएंगे। तो दैट्स द पावर ऑफ डेफिनेशन क्लास कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या था? वो खर्चा जिसका हमको, वो खर्चा जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे इंकर कर रहे हैं ताकि बेनिफिट भी हमको उसी पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे मिले। तो देखा जाए ये सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर किए, इसका बेनिफिट हम कैपिटल में ऐड किए, तो ये खर्चा जिस पर्पस के लिए किए थे वो पर्पस तो फुलफिल हो गया। इस खर्चा को करके पैसा कमाना था, कमा लिए। अब कमाए तो कमाई यहां कैपिटल में ऐड हो गया, तो फिर खर्चा भी कहां घटाओगे? इसी कैपिटल से घटाओगे। तो जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर होगा तो कैश जाएगा और कैपिटल जाएगा। यहां पर कैलकुलेशन एरर हो रहा है। 1,05,000 में 3,000 ऐड करेंगे तो ये 1,08,000 होगा, और जब ये 2,000 ऐड करेंगे तो ये 2,000 लेस करेंगे तो ये 1,06,000 होगा। एलएचएस आरएचएस हम लोगों को मिलना चाहिए, एलएचएस आरएचएस सही होना चाहिए। ऐसे भी हम आपको बता देते हैं, चूंकि हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर कैलकुलेशन चेक नहीं करते हैं, आपका प्रोसेस चेक करते हैं कि आप सही चीज लेस और ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग 8 पॉइंट्स पढ़े। ये 8 पॉइंट्स आपको लर्न करना है। पहला पॉइंट क्या पढ़े? बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे? सेकंड में फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किए थे, तो उसमें क्या हुआ था? फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा, कैश घटा।
फिर तीसरा नंबर में क्या किए, बैंक अकाउंट खुलवाए, तो बैंक बैलेंस आया, कैश डिक्रीज हुआ, आपको यही याद करना है। फिर चौथा नंबर में हम लोग क्या किए, चौथा नंबर में हम लोग माल खरीदे, है ना। तो चौथा नंबर में हम लोग माल खरीदे तो क्या हुआ, स्टॉक आया, और चूंकि ऑनलाइन पेमेंट किए थे, चेक से पेमेंट किए थे, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ। फिर उसके बाद हम लोग माल बेचे तो क्या हुआ, कैश बैलेंस बढ़ा और स्टॉक घटा और प्रॉफिट आया तो कैपिटल बढ़ा। फिर उसके बाद अगर गुड्स को हम लोग लॉस में बेचे तो क्या हुआ, कैश आया, स्टॉक गया और कैपिटल से मेरा लॉस एडजस्ट हुआ। और फिर एक्सपेंसेस इंकर किए तो क्या हुआ, कैश का बैलेंस रिड्यूस हुआ और कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हुआ। तो आपको ये 8 एडजस्टमेंट लर्न करना है। आपको फिगर्स वगैरह से मतलब नहीं है, आपको एडजस्टमेंट से मतलब है कि ये ट्रीटमेंट से क्या बढ़ेगा और क्या ट्रीटमेंट से क्या घटेगा। ठीक है, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोई नया फॉर्मेट नहीं बनाना है, यहीं से कंटिन्यू करना है। अराउंड 20 to 25 इलस्ट्रेशन हम लोग को देखना है, तो बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।